डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं इन सभी संभावित प्रश्नों को जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आइए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन हो सकती है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या कहते हैं किसको, तो गिनती की वह संख्या जो क्या है कि 1 2 3 4 5 6 यानी 1 से शुरू होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। तो इसमें सबसे छोटी कौन है, तो सबसे छोटी कौन हो गया, 1। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1, यानी सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 हो गया। उसके बाद है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, तो गिनती की वह संख्या जो 0 से शुरुआत होता है। यानी क्या है, यहाँ पर ये 1 से शुरुआत हुआ था तो ये प्राकृत संख्या हो गया, लेकिन जब 0 से शुरुआत होगा तो क्या हो जाएगा, ये पूर्ण संख्या। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है, 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। फिर इसके बाद है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो अभाज्य संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जो स्वयं से और केवल 1 से पूर्णतः विभाजित होता है। तो जैसे यहाँ पर देखा जाए, अगर हम क्या करते हैं, संख्या को लिख लेते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से है। अब इसमें क्या है कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या जो होता है वो 1 से बड़ी संख्या होती है। तो 1 से बड़ी है तो यहाँ पर देखना है क्या कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या कौन होती है, जो अपने से कटता है और केवल 1 से कटता है। तो अपने से और केवल 1 से कौन कट रहा है, तो यहाँ पर कौन कट रहा है, 2 कट रहा है। 3 किससे कटता है, तो अपने से और केवल 1 से कटता है। और 4 तो 2 से भी कट जाता है, 1 से भी कट जाता है, 4 से भी कटता है। ये तो हो गया भाज्य संख्या। ये क्या है, ये 5 जो है 1 से कटता है और अपने से कटता है, तो यानी ये भी अभाज्य संख्या होगा। तो इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो सबसे छोटी में कौन है, 2 है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2। अब इसके बाद कहता है कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। अब यहाँ पर देखना, ये तो सम हो गया, ये 2 जो है सो सम संख्या है। सम संख्या किसे कहते हैं, जो 2 से पूर्णतः विभाजित होता है। तो 200 तो 2 से कट गया, लेकिन यहाँ 3 क्या है, 2 से नहीं कटता है, यानी विषम संख्या है। तो सबसे छोटी विषम संख्या कौन हो गया, जो अभाज्य है, ये हो गया 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3। अब इसके बाद सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। अब वर्ग संख्या किसको कहते हैं, तो जिस संख्या का पूरा वर्गमूल निकल जाता हो उसे क्या कहते हैं, वर्ग संख्या। तो यहाँ पर ये देखना है कि 1 से बड़ी यहाँ पूछ रहा है, ठीक है ना, 1 से बड़ी। तो 1 से बड़ी हम संख्या लिखते हैं, जैसे 2 3 4 5 6 7 8। तो एक में पूर्ण वर्ग कौन है, तो पूर्ण वर्ग के मतलब किसका पूरा वर्गमूल निकलता है। तो यहाँ देख रहे हैं 2 का तो निकलता नहीं, 3 का भी नहीं निकलता, 4 का निकलता है, ठीक है ना। तो इसमें सबसे 1 से बड़ी का रहता, तो 1 से बड़ी कौन हो गया, 4 न हुआ, जो क्या है कि परिपूर्ण वर्ग है। तो ये पूछ रहा था कि 1 से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कौन है, तो कितना हो गया, 4 हो गया। अब इसमें कहता है 1 से बड़ी पूर्ण घन संख्या। तो घन संख्या किसको कहेंगे, जिसका पूरा का पूरा घनमूल निकल जाए। तो इसमें घन संख्या लिखते हैं, परिपूर्ण घन संख्या कितना से लिखते हैं, 1 से बड़ी का रहा है। तो 1 से बड़ी कौन होगा, जिसका पूरा का पूरा घनमूल निकलता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, फिर कितना, 3 का कितना होता है, 27, फिर 4 का 4 चौके 16 चौके 64, 5 5 25 5 125। तो यहाँ पर क्या है, 1 से बड़ी पूर्ण घन कौन है। तो 1 से बड़ी पूर्ण घन कौन है, यहाँ पर 8 आ रहा है, क्योंकि 2 को 3 बार गुना करेंगे तो 8 होगा ये, लेकिन 1 को 3 बार गुना करें 1 होगा, लेकिन 1 से बड़ी पूछ रहा है, तो 1 से बड़ी में कौन हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, 8। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या के कितने वर्गमूल होते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कितना घुमा करके पूछ रहा है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या के कितने वर्गमूल होते हैं। अब बताइए, वर्ग संख्या मान लिया जाए कि 16 है, तो 16 का वर्गमूल जो होगा कितना वर्गमूल होगा, केवल एक ही ना होगा। जैसे 16 का वर्गमूल 4 होता है, ऐसा तो नहीं कि 16 का और कोई वर्गमूल होता है, केवल 4 होता है, यानी 1 होता है। अगर 25 का निकालना तो 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5। तो यानी कि इसका जो वर्गमूल जो है वो कितना होता है, केवल 1 होता है। 25 का तो और कोई वर्गमूल नहीं निकलता है, तो नहीं निकलता है तो सिंगल हो गया। तो यानी क्या हो गया कि एक पूर्ण वर्ग संख्या के कितने वर्गमूल होते हैं, तो कितना होता है, केवल 1 होता है। अब इसके बाद है कि वर्गमूल किसकी प्रतिलोम संक्रिया है। वर्गमूल जो है वो किसकी प्रतिलोम संक्रिया है, तो वर्गमूल जो है वो किसका निकलता है, तो परिपूर्ण वर्ग का निकलता है। यानी 25 है तो ये परिपूर्ण वर्ग, इसका पूरा का पूरा वर्गमूल निकलता है। तो ये किसका हो जाएगा, ये परिपूर्ण वर्ग है। तो वर्ग का प्रतिलोम, यानी जब इसका वर्गमूल निकालते हैं तो वर्गमूल क्या हो जाता है, वर्गमूल जो है इस संक्रिया क्या हो गया इसका,
ये प्रतिलोम हो गया, ये परिपूर्ण वर्ग हुआ और इसका जब ये वर्गमूल निकला तो इसका क्या हो जाएगा, ये इसका संक्रिया जो हो गया वो प्रतिलोम हो गया। तो वर्गमूल का प्रतिलोम कौन हुआ, तो वर्गमूल का वर्ग हो गया, और वर्ग का कौन हो गया, तो वर्गमूल हो गया। इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्ग। अब अगला क्या है, धनात्मक वर्गमूल का संकेत क्या है। अब यहाँ पर देखिए इसका चिन्ह पूछ रहा है कि धनात्मक वर्गमूल। अब जैसे मान लिया जाए कि कोई भी संख्या है, जैसे यहाँ पर 16 लिख लिया, तो इसका संकेत क्या है, तो इसका वर्गमूल का संकेत 16 का वर्गमूल का संकेत क्या होगा। अब बताइए तो इसमें जो है 16 का वर्गमूल है, तो वर्गमूल का चिन्ह क्या होता है, रूट होता है। तो यानी यही क्या करना है, इसका ये जो हो गया ना, ये संकेत जो हो गया ये रूट का हो गया। अगर यहाँ पर कहता है कि धनात्मक घनमूल का संकेत, तो घनमूल का संकेत कौन वाला होगा, इसके रूट में यहाँ पर 3 लिखा हुआ रहेगा, तो ये हो गया घनमूल का संकेत। और इसमें जो है ना वर्गमूल का, तो इसमें 2 छिपा हुआ रहता है, इसमें 2 नज़र नहीं आता है, तो ये हो गया जो रूट हो गया, ये किसका चिन्ह है, तो वर्गमूल का। अब ये किसका चिन्ह है, तो ये घनमूल का। तो यहाँ पर किसका पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है धनात्मक वर्गमूल का, तो वर्गमूल का चिन्ह कौन हो गया, ये रूट हो गया। अगर घनमूल पूछता तो ये वाला चिन्ह हो जाता। अब अगला क्वेश्चन क्या है, सम संख्याओं का वर्ग कौन सी संख्या होती है। अब कोई भी एक सम संख्या ले लिया जाए जो 2 से पूरा पूरा कट जाता है, तो सम संख्या जैसे मान लीजिए कि 4 है। अब 4 का यहाँ पर कह रहा है कि वर्ग, तो वर्ग का मतलब पावर 2, तो 4 को अगर 2 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। अब यही चेक करना है कि 16 कौन संख्या है, वो सम संख्या है कि विषम संख्या है। तो 16 क्या है, 16 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, तो ये सम संख्या होगा। क्या हो जाएगा, सम संख्या। अगर ये कन्फ्यूजन है तो फिर एक हम दूसरा ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि दूसरा जो सम संख्या है वो कितना ले लें, मान लीजिए कि यहाँ पर 6 ले लेते हैं, तो 6 का वर्ग निकालना है, तो 6 गुने 6, तो 6 6 कितना हो जाएगा 36। अब ये भी देखिए क्या है, 36 जो है से 2 से पूरा पूरा कट जाता है, तो क्या हो गया, जब 2 से पूरा पूरा कट जाता है तो कौन संख्या होगा, ये सम संख्या होगा। इसका आंसर क्या हो गया, सम संख्या। तो यानी सम संख्याओं का वर्ग कौन संख्या होती है, सम संख्या होती है। फिर एक किताब का मूल्य 250 रुपया है तथा बिक्री कर 4% है, तो बिक्री कर रुपया में ज्ञात करें। यानी कहने का मतलब किताब का जो कीमत था वो कितना था, ये 250 रुपया था। अब इस पर क्या है कि इस पर बिक्री कर लगता है, कर यानी टैक्स, ठीक है ना। इसका कीमत इतना है 250 रुपया, जब इसको बेचा जाएगा तो इस पर टैक्स कितना लगेगा 4%। यानी 4% का मतलब हो गया कि 100 रुपया में 4 रुपया टैक्स लगेगा, ठीक है। तो इसको कहता है कि अब इसको रुपया में निकालिए कि इतना रुपया में कितना रुपया टैक्स देना पड़ेगा। तो क्या करना है, इतना ही कीमत है, इसका 4% लिख देना है, ठीक है। तो 250 का कितना हो जाएगा 4%। अब देखा जाए 1 0 से 1 0 कट गया, अभी कितना हो गया 5 दूना 10 और 2 दूना 4, और फिर कितना हो गया 5 5 25, तो 5 दूना कितना हो गया 10 रुपया। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा 10 रुपया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन है कि यदि मूलधन P दर R तथा समय T हो तो साधारण ब्याज क्या होगा। तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर बटा में 100। तो मूलधन का मान कितना दिया हुआ है, मूलधन कितना दिया हुआ है P, तो यहाँ पर P लिख दिया। समय कितना है, समय है T, तो यहाँ T लिख दिया। और दर कितना दिया हुआ है, दर R लिख दिया, बट्टा में कितना हो गया 100। इसके बाद तो कुछ है नहीं, यही आंसर हो गया। इसके बाद फिर क्या है कि किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः x+1 तथा x+2 हो तो उसकी परिमिति क्या होगा। तो त्रिभुज की परिमिति बराबर क्या होता है, देखिए त्रिभुज है तो त्रिभुज में क्या है कि इसका भुजा x, इसका भुजा x+1 और इसका x+2 दिया हुआ है। तीनों भुजा का मान अलग अलग दिया हुआ है। परिमिति का मतलब होता है कि चारों तरफ से इसको मानिए घेरा हो गया, तो घेरा को क्या करना है, इसको सबको जोड़ देना है, ठीक है। तो त्रिभुज की परिमिति बराबर क्या हो जाएगा, त्रिभुज की परिमिति बराबर तीनों को जोड़ देना है, यानी x, x+1 प्लस x+2, यानी x से x कितना हो गया 3x प्लस 1 2 3 हो गया ना 3, यही हो गया आंसर। इसके बाद है इसका -3x² तथा -3x का गुणनफल क्या होगा। तो इसका गुणनफल निकालेंगे तो गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा,
गुणनफल बराबर -3x² गुने -3x। अब इसको दोनों को गुना कर देना है, तो पहले संख्या को गुना करते हैं, 3 3 9, दोनों माइनस तो प्लस हो जाएगा। x पावर 2 है, यहाँ x पावर 1 है, तो गुना में पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। y सिंगल है, सिंगल रह गया, ये हो गया आंसर। अब इसके बाद जो है ना, ये क्वेश्चन हो सकता है कि आपको सब्जेक्टिव में भी रहे या ऑब्जेक्टिव में भी रहे। अब इसके बाद क्या है, अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं जिसे आपको हल करके बताना होगा। सरल करें, 4 का पावर -1 प्लस 8 का पावर -1 फिर भागा 1/2 का पावर -1। ये कैसे बनेगा, तो यहाँ पर जब इसका पावर जब माइनस में दिया हुआ है तो क्या करना है, इसको पलट देना है। इसके नीचे 1 है तो 1/4 हो जाएगा। इसको कितना बार लिखना है, एक बार रह गया। फिर उसी तरह से इसका जो है पावर ऋणात्मक है, ये भी क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा, यानी 1/8 हो जाएगा। अब क्या हो गया, भागा, अब इसका भी पावर माइनस में है तो ये भी पलट जाएगा, यानी 2/1। इसका पावर 1 है तो यानी 1 ही बार लिखना था। अब ये तो हो गया भिन्न का जोड़ घटाव, यानी कहने का मतलब दोनों का क्या होगा, लघुत्तम निकलेगा। 8 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 8, इसको भागा देंगे तो 2, ये कितना हो जाएगा, 2 एकम 2। अब यहाँ भागा देंगे 1 तो 1 एकम 1। अब यहाँ पर क्या है, भागा है तो भागा पर गुना करेंगे तो पलट जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ये कितना हो गया, 3/8, और ये कितना हो गया, 1/2। तो कितना हो गया, ये 3 एकम 3 और 8 दूना 16, ये हो गया इसका आंसर। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन इस प्रकार का है कि गुणनखंड ज्ञात करें। अब इसको किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पर क्या है, a + b के होल स्क्वायर क्या होता है, तो इसका यही होता है ना, a² + 2ab + b²। अब यहाँ पर कितना है, -4ab है, तो a², यहाँ 2ab देख रहे हैं प्लस में, यहाँ 4ab माइनस में, तब तो इसका क्या होगा, 4ab में से 2ab क्या होगा, घट जाएगा। तो कितना बचेगा, a², ये घटेगा तो -2ab, और ये कितना है, +b²। अब यहाँ पर ये देखना है कि a² - 2ab + b², ये किसका सूत्र होता है, तो ये होता है a - b का होल स्क्वायर। अब इसको गुणनखंड करना था तो इसको क्या करना है, अब 2 बार लिख देना है, यानी a - b, और फिर यही बात a - b, यहाँ पर ये आंसर हो गया। अब इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है इस प्रकार हो सकता है कि एक चतुर्भुज का एक विकर्ण 30 मीटर है, जिस पर सम्मुख शीर्षों से डाले गए लंब क्रमशः 8 मीटर और 10 मीटर है, तो उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो पहले यहाँ पर हम एक चतुर्भुज बनाते हैं। देखिए इस तरह से चतुर्भुज हो गया, ठीक है, इस प्रकार बना लेते हैं, ऐसे ये चतुर्भुज बना लिया। अब इसका क्या है, ये विकर्ण इस तरह से दिया हुआ है, कितना मीटर है, तो 30 मीटर है। और इस पर जो है ना, ये इसका लंब खींचता है, सम्मुख शीर्ष से लंब खींच रहा है। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। तो ये जो विकर्ण है इसके सम्मुख यानी सामने वाला शीर्ष ये हो गया, यहाँ से लंब खिंचाया, फिर इसके सामने ये है तो यहाँ से ये लंब खिंचाया। तो कहने का मतलब ये है कि जो लंब दिया हुआ है शीर्ष लंब, वो कितना कितना है, एगो है 8 मीटर और एगो कितना है, 10 मीटर है। तब इसका क्षेत्रफल निकालना है। अब यहाँ पर ये देखना है कि ये जो त्रिभुज बन गया, तो त्रिभुज बन गया तो कौन सा त्रिभुज है, यहाँ लंब है यानी 90 डिग्री का कोण है, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया, और ये भी समकोण त्रिभुज का हो गया। तो दोनों समकोण त्रिभुज को क्या करना है, जोड़ देना है। तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा कि ये भी CD जो चतुर्भुज है ये इसका क्षेत्रफल बन जाएगा। तो क्या करना है, इसमें लिखना है चतुर्भुज का क्षेत्रफल। चतुर्भुज का नाम क्या है, ABCD का क्षेत्रफल बराबर का लिखेंगे त्रिभुज किसका, ABD का क्षेत्रफल, ABD का क्षेत्रफल। फिर क्या करेंगे, ये भी त्रिभुज है तो BCD का क्षेत्रफल, त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर ये देखा जाए कि ABD का क्षेत्रफल समकोण त्रिभुज है, तो इसका सूत्र क्या होता है, हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई। तो यहाँ पर क्या है कि 1/2, आधार कौन हो गया, तो आधार ये है और शीर्ष लंब ये बन गया। तो आधार कितना दिया हुआ है, ये 30 दिया हुआ है, और ऊंचाई कितना है, ऊंचाई ये जो है सो कितना है, 8 है। फिर प्लस इसका भी होगा 1/2, इसका आधार कितना है, तो ये भी तो इसी आधार पर बना हुआ है, तो इसका आधार कितना लिखेंगे, ये 30 लिखेंगे। और इसका शीर्ष लंब कितना है, इसका शीर्ष लंब कितना है, 10 है। अब इसको काट दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 15 दूना 30, इधर से ये कटता है तो 15 दूना 30, तो 15 ठीक कितना हो गया 20 से, और 15 दहाँ कितना हो गया 150, तो 15 12 कितना हो गया 27, यानी 270 मीटर था कि सेंटीमीटर, ये मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 270 मीटर स्क्वायर आंसर। अब इसके बाद इसमें क्या बोल रहा है कि राहुल ने एक साइकिल 4% कर सहित 6500 रुपया में खरीदा, तो वैट जुड़ने के पहले
उस साइकिल का कीमत क्या था। अब इसमें क्वेश्चन क्या है कि उसका खरीदा कितना में, तो 6500 रुपया में। कैसे खरीदा है, तो उस पर टैक्स दिया है 4%। अब वो टैक्स जुड़ गया है उसमें, तब उसको क्या किया है 6500 रुपया टोटल देना पड़ा है। तो इसको टैक्स को हटा करके यानी उसका कीमत कितना था, तो क्या कैसे निकालेंगे इसमें, तो देखना है क्या कि साइकिल का कीमत ज्ञात करना है पहले वाला। तो क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर साइकिल का कीमत, साइकिल का कीमत। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम 100 रुपया मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर प्रश्न से क्या बोलता है कि जब इसको बेचा तो कितना में खरीदता है राहुल, 6500 रुपया में। कैसे खरीदता है, तो कीमत जितना था, तो कीमत था x, तो इसका क्या किया, कीमत x था और x में क्या किया, ये कर सहित दिया है, तो यानी इसमें टैक्स भी जोड़ेंगे। तो टैक्स कितना है, तो जितना कीमत था उसका 4% जो है ना वो टैक्स दे दिया। तब जो है सब जोड़ करके कितना आया है, कितना देना पड़ा इसको, 6500 रुपया, ठीक है। अब यहाँ पर तो x का x लिख दिया। अब फिर कितना है कि x का 4% यानी 4 बट्टा में कितना हो जाएगा 100, तो 25 चौके 100, यहाँ पर कितना हो गया 6500, ठीक है। ये हो गया x प्लस x बटा 25 और इधर में 6500, इसके नीचे 1 कर दो। अब इसमें क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम 25 हो जाएगा, इसको भाग देंगे तो 25 से कम 25x, इसको भाग देंगे कट जाएगा, कितना बचेगा x, इधर कितना हो गया 6500। अब कितना 25 और 1 26x बटा में कितना 25 बराबर इधर कितना 6500। ये कटता है तो काट देना है, देखा जाए 13 दूना 26 और 13 पचे 65, फिर इससे ही कट जाएगा, कितना आएगा 250, ठीक है। ये हो गया x बटा 25 और इधर कितना हो गया 250 बटा में 1। अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 25 25 625 यानी 6250 रुपया आंसर। ये साइकिल का पहले कीमत था, टैक्स जुड़ने के पहले का कीमत था, तो ये हो गया आंसर। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 4000 रुपया 2 वर्षों में कितना है 5290 रुपया हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि 4000 रुपया लगाया 2 वर्षों में, तो कितना प्रतिशत अगर उसका ब्याज मिलेगा कि लास्ट में जो है ना मूलधन सहित कितना उसको वापस मिलेगा, तो 5290 रुपया। तो यहाँ पर मूलधन दिया हुआ है, तो यानी P बराबर कितना दिया हुआ है, तो 4000 रुपया। इसके बाद फिर मिश्रधन यानी अमाउंट कितना आ गया है 5290 रुपया। अब यहाँ पर समय दिया हुआ यानी n बराबर कितना दिया हुआ है 2 वर्ष, और यहाँ पर क्या है दर जो है ना ये दर पता नहीं है, दर निकालना है, ठीक है। तो दर बराबर यहाँ पर वाट लिख दिया। अब यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या होता है, यानी मिश्रधन बराबर इसमें सूत्र लिखना है, तो यानी A बराबर होता है P1 + R बटा 100 का पावर n, ठीक है। तो अमाउंट कितना दिया हुआ है 5290 रुपया और P कितना दिया हुआ है तो 4000 रुपया। 1 प्लस दर तो पता है नहीं, बटा में 100, समय कितना दिया हुआ है 2 बरस। अब क्या करना है, इसको इधर लिख देना है 5290 गुना में है तो इसको इधर लिख दो 4000, और इधर में क्या है कि 1 + R बटा 100 का पावर कितना हो जाएगा 2, जितना था उतना लिख दिया। ये 4000 चला है बट्टा में, अब देखिए कटता है तो काटेंगे, अब तो नहीं कटता है तो ये 529 हो गया और ये कितना हो गया 400। इधर में 1 + R बटा 100। अब यहाँ पावर 2 है तो 2 जब पावर इधर इसको हम इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा स्क्वायर के बदले इधर में आकर के इसका रूट हो जाएगा। तो 529 का वर्गमूल कितना होता है 23 और 400 का कितना होता है 20। ये प्लस में 1 है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा तो R बटा 100। अब इसके नीचे 1 है तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 20, भागा देंगे 1 तो 23 से कम 23, इसको भागा देंगे 20 तो 20 से कम 20, ये R बटा कितना हो गया 100। ये हो गया 3 बटा 20, तो R बटा 100, 20 बचे 100। अब तिरछा तिरछी क्या करेंगे, यहाँ पर तो 1 है तो R एकम R और 5 दिए कितना हो जाएगा 15, तो यही 15% आंसर हो गया। हमने क्या किया कि इसे बहुत स्पीड में बनाया है, आप लोग इसे वीडियो को पॉज करके यानी धीरे धीरे करके देखें, आप अच्छी तरह से इसको कंप्लीट करें ताकि पूरा का पूरा समझ में आ जाए।